Hello everyone, welcome to the new session of SST class. Now today we are going to start a new chapter that is India's cultural root. ठीक है, आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके अंदर बेसिकली अपन पढ़ेंगे कि इंडिया का जो कल्चर है, ठीक है, वो कैसे स्टार्ट हुआ, वेदास, ठीक है, वो उन्होंने अपन को क्या क्या सिखाया, हाउ द फिलोसफीज आर इवॉल्व एंड why these teachings are still relevant in today's वर्ल्ड। ठीक है, जो भी वेद वगैरह जो भी ये टीचिंग्स हैं, ठीक है, ये आज की डेट में भी इतनी रेलेवेंट क्यों। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर अपन यही सारी चीजें पढ़े। करेक्ट। देन रूट्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, रूट्स एंड ब्रांचेस से मतलब क्या है, इंडिया का जो कल्चर है, ठीक है, उसके जो रूट्स हैं, ठीक है, रूट्स क्या होती है, जड़ें, ठीक है, जहां से कोई भी पेड़ है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, राइट, रूट से ही ग्रो होगा वो। तो इसी के अंदर एज एन अपन इंडिया के कल्चर को एज अ स्ट्रॉन्ग पेड़ के रूप में अगर अपन देखते हैं, ठीक है, तो जो उसकी रूट्स हैं, ठीक है, जो उसकी जड़ें हैं, वो हजारों साल पुरानी, राइट। जिस तरह से रूट्स से अलग अलग ब्रांचेस डेवलप होती हैं, वैसे ही इंडिया का जो कल्चर है वो अलग अलग ब्रांचेस में डेवलप हुआ। और ब्रांचेस से अपन यहाँ क्या कह सकते हैं, ब्रांचेस से अपने कहने का मतलब है कि अलग अलग रिलीजन्स डेवलप हुए, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए। ठीक है, वही टीचिंग्स आगे जाके अभी भी दे आर स्टिल पॉपुलर, ठीक है, इन टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड ऑल्सो। तो वही जो रूट्स हैं जो हजारों साल पहले की बनी हुई हैं, उनमें से बहुत सारे रिलीजन्स निकले एज अ ब्रांचेस के रूप में, एंड दीज रिलीजन्स एंड their teachings are still relevant in today's era, right? Now first one is your school of thought। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स हु शेयर सिमिलर आइडियाज अबाउट ह्यूमन लाइफ एंड दी वर्ल्ड। तो स्कूल ऑफ थॉट से अपन ये समझ सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ थिंकर्स, ठीक है, अब थिंकर्स का एक ग्रुप या स्पिरिचुअल सीकर्स का एक ग्रुप जो कि सिमिलर आइडियाज, ठीक है, सिमिलर आइडियाज शेयर करता है वर्ल्ड के। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि जितने भी जो भी ऋषि मुनि हुआ करते थे उस वक्त, ठीक है, उनकी फिलॉसफीज में कुछ चेंजेस होंगे, उनके काम करने का तरीका जरूर डिफरेंट हो सकता है, बट देयर स्कूल ऑफ थॉट या जो वो आइडियाज ह्यूमन लाइफ के बारे में कहना चाहते थे, ठीक है, वो एक हद तक सिमिलर, ठीक है। चाहे अब जैसे अपन आगे जाके बहुत सारे रिलीजन पढ़ेंगे, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, तो इनके काम करने का तरीका जरूर अलग था, बट जो ह्यूमन लाइफ के बारे में जो ये थॉट शेयर करते थे वो काफी हद तक सिमिलर। ठीक है, तो दैट इज योर स्कूल ऑफ थॉट। नाउ नेक्स्ट इज योर सीकर। सीकर कौन होते हैं, समवन हु सीक्स द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, सीकर बेसिकली अपन ऋषि मुनि को कहेंगे, ठीक है ना, जो कि सच की तलाश करते थे, ठीक है, सर्च ऑफ द ट्रूथ, जो दुनिया के अंदर सच की तलाश के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, समवन हु सीक्स द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल इज मेनली कंसर्न विद द स्पिरिट और द आत्मा। ठीक है, तो स्पिरिचुअल का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिलीजियस होना, ठीक है ना, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आप अपने इनर पीस को किस हद तक, कहां तक अचीव कर सकते हो। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ रिलीजन से नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को मानते हो तो आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल। ठीक है, स्पिरिचुअल का मतलब कहीं ना कहीं अपन ये भी मान के चलते हैं कि जो आपका इनर पीस है, जो आपकी सोल है, जो आपकी आत्मा है, ठीक है, उसने कहाँ तक अचीव किया है अपने आप, राइट, सच्चाई को कहाँ तक उन्होंने अचीव किया है। तो बेसिकली ये रूट्स एंड ब्रांचेस के जो हिस्से हैं, ठीक है, वो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं जिनकी जो जड़ें हैं वो एक सिमिलर हैं और उनसे अलग अलग तरह की ब्रांचेस निकल कर आई हैं। सो कल्चर इज मिलेनिया ओल्ड एंड डाइवर्स ब्रांचेस यूनाइट इनटू वन ट्रंक। ठीक है, तो ब्रांचेस बहुत ज्यादा डाइवर्स है, उसकी बहुत सारी डाइवर्स ब्रांचेस हैं, बट देयर ट्रंक, ठीक है, जो उनका जो ट्रंक है, जो तना है, वो एक है, और उसमें से जो जड़ें हैं वो आज से हजारों साल पुरानी टीचिंग्स जो हैं उनको लिए जा रही। करेक्ट। देन व्हाट आर वेदास। वेदास क्या होते हैं, ठीक है, वेद बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद मीनिंग नॉलेज।
एग्जाम्पल विद्या, ठीक है, विद्या, विद्या मतलब नॉलेज, ठीक है ना। तो जो विद्या से विद वर्ड लिया गया है, ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद, मतलब नॉलेज, ठीक है, वेद का मतलब ही नॉलेज, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो। तो वेद, बेसिकली अपन वेद को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि जो वेद है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हो सके तो इनको इसी स्टेप में याद रखना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड द अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना टेक्स्ट, ठीक है, सबसे पुराना, ओल्डेस्ट टेक्स्ट, सबसे पुराना जो टेक्स्ट है वो आपका ऋग्वेद है, राइट। इट इज कंपोज इन द सप्त सिंधु रीजन, जो ये सप्त सिंधु रीजन है, ठीक है, यहाँ पे इसको कंपोज किया गया है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर ये कंपोज हुआ। एंड थाउजेंड्स ऑफ हाइम्स, प्रेयर्स, पोएम्स और सॉन्ग्स वर देयर, ठीक है। और इन वेद के अंदर, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पोएम्स, ठीक है, बहुत सारी पोएम्स हैं, प्रेयर्स हैं, सॉन्ग्स हैं, काफी हद तक जितना भी जो नॉलेज या जो ज्ञान है जो ऋषि मुनि का, वो सारा का सारा इन टेक्स्ट के अंदर है। और वो किस फॉर्म में है, हाइम्स के फॉर्म में, मे बी इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर, पोएम और सॉन्ग, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, ओके। नाउ द ओरल हेरिटेज, ठीक है। अब जो वेद थे ना वो पहले के टाइम में दे आर नॉट रिटन, ठीक है ना, वो लिखित में नहीं थे, ठीक है। दे आर ओरल हेरिटेज, जो वेद है, जो नॉलेज है ऋषि मुनि की, ठीक है, या उस वक्त के लोगों की जितना भी ज्ञान था वो उन्होंने लिखित में नहीं रखा था, ठीक है। वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो पास ऑन करते थे वो ओरली करते थे, ठीक है, उनको याद करवा करवा के फिर वो आगे जनरेशन्स में पास ऑन होता था। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स ग्लोबल डायलॉग, ठीक है। यूनेस्को जो है, ठीक है, उसने 2008 के अंदर जो अपने वेद हैं, ठीक है, उनको मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का दर्जा दिया गया था, जो कि इंडियन सिविलाइजेशन के लिए या फिर इंडिया के लिए आप कह सकते हैं बहुत ही प्राउड मोमेंट था 2008 के अंदर। बेसिकली मास्टरपीस ऑफ द ओरल एंड इनटेंजिबल हेरिटेज, ठीक है ना, ये हमारी इनटेंजिबल हेरिटेज है, ठीक है, कहीं लिखित में नहीं, सिर्फ जो ये ज्ञान था, गुरुओं का जो ज्ञान था वो अपने शिष्यों को ये ओरली पास ऑन करते थे, ठीक है ना, दैट इज ओरल एंड द इनटेंजिबल हेरिटेज ह्यूमैनिटी की, ठीक है। इट इज रिसाइटेड ओरली नॉट रिटेड ओरिजिनली, ठीक है ना, ये याद करवाई जाती थी, जो ऋषि मुनि जो ज्ञान देते थे, ठीक है ना, जो वेदों का ये ज्ञान दिया जाता था ये ओरली ट्रांसफर किया जाता, तो वो उनको इस हद तक इन मंत्रों को, इन पोएम्स को, इन सॉन्ग्स को याद करवाते थे, राइट, कि ये आगे पास ऑन होता रहता था। एंड इट वॉज नॉट रिटन ओरिजिनली, ठीक है, इसको लिखित में कहीं नहीं दिया गया था। पास डाउन विद ऑलमोस्ट जीरो ऑल्टरेशंस थ्रू रिग्रेस ट्रेनिंग, अब उनको इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी, ठीक है, जो अपने शिष्यों को वो ट्रेनिंग देते थे गुरु, वो इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो कभी भी उसके अंदर कोई भी ऑल्टरेशन नहीं होता था। जैसे कि किसी दूसरे किसी गुरु ने अपने शिष्य को पास ऑन किया तो वो उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे के या उस ज्ञान को इतने अच्छे से प्राप्त कर लेता था वो शिष्य, कि जब वो आगे ज्ञान देता था तो उसके अंदर कोई भी ऐसे ऑल्टरेशंस नहीं आते थे, ठीक है, कोई भी उसके अंदर चेंजेस नहीं आते थे, जैसा उन गुरु ने बोला है वो आगे वैसे ही पास ऑन होता रहता था, राइट। टाइम पीरियड आपका बेसिकली 100 से 200 जनरेशन्स तक अराउंड जो ये वेदों की जो नॉलेज है, ठीक है ना, ये वेद का जितना भी ये ज्ञान है ये ओरली ही ट्रांसफर किया गया था फ्रॉम वन जनरेशन टू दी अनदर जनरेशन। नाउ द डीटीज एंड द कॉस्मोस। अब बेसिकली कॉस्मोस क्या होता है, ठीक है, द यूनिवर्स व्यूड एज एन ऑर्डर्ड एंड हार्मोनियस सिस्टम, ठीक है। कॉस्मोस का मतलब होता है जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है वो एक है, ठीक है ना, और एक बहुत ही हार्मोनियस सिस्टम के रूप में जाना जाता है। अ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओरिजिन और इट्स वर्किंग। तो कॉस्मोस जो है वो अपना, या जो अपन कह सकते हैं जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या एक पर्टिकुलर रिदम के अंदर बात करता है,
ठीक है ना, जो भी उसकी टीचिंग्स वगैरह है वो सब एक ऑर्डर के अंदर है। हाइम्स कंपोज्ड बाय द ऋषिज मेल एंड ऋषिकास फीमेल। तो जो भी हाइम्स वगैरह कंपोज की गई, ठीक है, वो किसके द्वारा कंपोज की गई? ऋषिका, जो मेल ऋषि होते थे, ठीक है ना, ऋषि जो कि मेल ऋषि होते थे उनको ऋषि कहा जाता था, और जो फीमेल ऋषि हुआ करती थी उनको ऋषिकास कहा जाता था। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना आप कि हाइम्स वर कंपोज्ड बाय बोथ द ऋषि एंड द ऋषिकास। ऋषिकास के ऋषिज की अगर अपन बात करें, मेल जो भी गुरु होते थे, और ऋषिकास जो फीमेल गुरु हुआ करती थी। ठीक है, उन्होंने कंपोज की इसको। डीटीज सस्टेन ऑर्डर इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, और जो देवी देवता जो भी डीटीज थे उस वक्त, दे सस्टेन द ऑर्डर इन द ह्यूमन लाइफ। उनका ह्यूमन लाइफ के अंदर पूरी तरीके से उन्होंने एक ऑर्डर मेंटेन कर रखा था। जैसे कि रितम है, ट्रुथ और ऑर्डर। ठीक है, अपन को पता है इंद्र देव, अग्नि, वरुण, सरस्वती, उषा, तो ये जितने भी देवी देवता थे ये सारे इसी ब्रह्मांड का, इसी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। ठीक है, इंद्र अपन को पता है, ठीक है ना, जो बारिश के देवता माने जाते हैं, अग्नि आग के, वरुण वायु के, ठीक है, सरस्वती आपके नॉलेज की देवी हैं ही, ठीक है, और उषा, राइट। तो ये सभी जितने भी देवी देवता हैं ये सभी इस यूनिवर्स का पार्ट है, इस ट्रुथ एंड ऑर्डर एक रिदम का पार्ट है। एकम सत्य विप्र बहुधा वेदांति। ठीक है, द एग्जिस्टेंस इज वन बट द सेज गिव इट मेनी नेम्स। तो जो एग्जिस्टेंस है सबका, जो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो सबका जो ओरिजिन है, ठीक है, वो एक ही है। ठीक है, बट जो उत्पत्ति है, जो स्टार्टिंग हुई है, जो एग्जिस्टेंस हुई है, वो सबकी सेम है। बट ऋषि मुनियों ने, सेज ने उनको अलग अलग नामों से जानने दिया या फिर जाना गया, ऐसे कर लो आप। ठीक है ना, जैसे ये जितने भी देवी देवता हैं, ठीक है, इनका जो ओरिजिन है वो उस यूनिवर्स के अंदर ही हुआ है। बट ऋषियों ने या आगे जाके जैसे जैसे फिलोसफीज आई, उस तरह से हर देवता को, हर देवी को एक अलग अलग नाम से जाना गया। ठीक है, बट उनका जो एग्जिस्टेंस है वो एक ही, राइट। नाउ जन एंड गवर्नेंस। ठीक है, जन इज बेसिकली व्हाट? क्लैंस और लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ रीजनल आइडेंटिटी। एग्जाम्पल भरत, पुरुष और कुरुस। ठीक है, जन का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, कोई वंश या कोई राज्य या फिर अ ग्रुप ऑफ पीपल शेयरिंग अ रीजनल आइडेंटिटी। एक पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं, एक पर्टिकुलर एरिया की आइडेंटिटी जो है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लैन या फिर जन अपन कह सकते हैं। ठीक है, जन मतलब जनता। ठीक है ना, तो जब एक सिमिलर ग्रुप ऑफ थॉट की जनता जो एक पर्टिकुलर एक रीजन के अंदर रहती है, दैट इज नोन एज जन या फिर क्लैन कह लो, वैसे तो जन ही कहा जाएगा इसको। ठीक है, जन से जनता। अब उसके अंदर जो मेन जो रूलर होता है उसको राजा कहते हैं। ठीक है ना, अब राजा दो पार्ट्स में काम करता है, एक सभा और एक समिति। सभा का मतलब हो गया असेंबली। ठीक है ना, सभा मतलब बहुत सारे जितने भी वहां उस पर्टिकुलर रीजन के जो भी एल्डर्स हैं, ठीक है ना, उन एल्डर्स की उसने एक सभा बनाई, एक असेंबली बनाई, राइट। और वो समिति क्या, वो जितने भी जो एल्डर मेंबर थे वो राजा को गवर्न करते थे, या फिर ऐसे अपन कह सकते हैं कि वो राजा उनकी सलाह लिया करते थे। ठीक है ना, रूलर जरूर कौन थे? राजा। ठीक है ना, बट दे मेक अ सभा, वो सभा बना देते थे एक, और वो सभा क्या करती थी? वो फैसले लिया करती थी, और उस सभा के जो मेंबर्स थे दे आर दी एल्डर पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। वो 30 क्लैंस लिस्टेड इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर लगभग 30 क्लैंस के बारे में बता रखा है। लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट सब कॉन्टिनेंट। ज्यादातर जो सभा है वो नॉर्थ वेस्ट कॉन्टिनेंट के अंदर मेंशन है। एंड दे आर दी अर्ली फॉर्म्स ऑफ कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है ना, वो लोग क्या करते थे कि जो भी बड़े होते थे उस पर्टिकुलर रीजन के या उस सभा, ठीक है, उस सभा के जो मेंबर्स होते थे वो कलेक्टिवली डिसीजन लिया करते थे। ठीक है, जो सभी रूप से सभी लोगों को सहमत हो डिसीजन लेने के लिए। अगर कोई एक पर्टिकुलर काम करना है तो उसका डिसीजन अगर सभी लोग सहमत हैं
तो वो आगे पास ऑन किया जाता था। ओके, नेक्स्ट है सोसाइटी एट वर्क। Society relied on diverse specialized roles and strong emphasis on collective purpose and the agreement. तो सोसाइटी जो है वो रिलाय किस पे करती थी? डाइवर्स और स्पेशलाइज्ड रोल पे। मतलब हर आदमी का एक अलग अलग रोल था, वो एक पर्टिकुलर चीज के अंदर स्पेशलाइज था, महारत हासिल थी उसको, ठीक, और वही उसका रोल था। जैसे कोई पॉटर है, ठीक है, तो उसको पॉटर मिट्टी के घड़े बनाना, ठीक है, मिट्टी के यूटेंसिल्स वगैरह बनाना, वो उसका काम था, तो उसके अंदर उसको महारत हासिल थी, राइट। तो इसी तरह से कोई भी एक पर्टिकुलर जो वर्क है, हर एक पर्टिकुलर पर्सन का एक पर्टिकुलर रोल था, एक स्पेशलाइज्ड रोल था, और वो उसके ऊपर कलेक्टिवली एम्फसाइज करते थे एंड दे आर स्ट्रांगली रिलायबल ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब जो वैदिक प्रोफेशंस थे, ठीक है ना, उसके अंदर बहुत सारे प्रोफेशन थे, जैसे कि एग्रीकल्चरलिस्ट है, ठीक है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ खेती से जुड़े काम किया करते थे। उसके अंदर दे आर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड, ठीक है, उसके अंदर उनको महारत हासिल थी। पॉटर, ठीक है, जिनको बर्तन बनाने का काम बहुत अच्छा आता था। बिल्डर्स, दे मेक बिल्डिंग्स, या जो भी घर वगैरह बनाने होते थे उसके अंदर इनका वही रोल था। कारपेंटर, लकड़ी के सामान वगैरह बनाना। प्रीस्ट, पुजारी, जो कि जितने भी रिलीजियस वर्क होते थे वो किया करते थे। बाबर, ठीक है, बाल काटने, इस तरह का जो भी काम होता था वो बार्बर का स्पेसिफाइड था। डांसर, ठीक है, जो भी डांसर, डांसिंग या उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके अंदर दे आर स्ट्रांगली एम्फेसाइज। और वीवर मतलब बुनाई का काम जो किया करते थे, ठीक है। तो इन सब का एक स्पेसिफिक रोल था एंड उस रोल के अंदर वो स्पेशलाइज्ड थे, राइट। हीलर इज समवन यूजिंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीजेस। अब हीलर का मतलब क्या होता है? हीलर का मतलब होता है कि वो लोग, ठीक है ना, जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से, मतलब पुरानी पद्धतियों से, या जो ट्रेडिशनल उनकी जो चल रहे हैं, जैसे उपचार के जो तरीके हैं, ठीक है, हीलिंग करने के जो तरीके हैं, बीमारी को ठीक करने के जो आयुर्वेद के जो तरीके हैं, उनको यूज में लेके जो लोगों का इलाज कर रहे थे, दे आर नोन एज हीलर, ठीक है। हील करना, बीमारी को ठीक करना, उनका वो कौन करते थे? हीलर। तो वो अपने ट्रेडिशनल मेथड ही यूज में लिया करते थे, ठीक है। जो भी आयुर्वेद से, जड़ी बूटियों से भी जो इलाज हुआ करते थे, वो उनका तरीका उसी तरीके का था, टू हील द डिजीजेस। कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन बी योर माइंड, यूनाइटेड बी योर पर्पस। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो सोसाइटी जो वर्क सबके अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी के अंदर हर आदमी अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर वो स्पेशलाइज्ड भी है, बट वो सब साथ में मिलके काम किया करते थे, साथ में बोला करते थे, और जो उनका जो माइंड था वो एक पर्टिकुलर तरीके से काम किया करता था, राइट। यूनाइटेड बी योर पर्पस, मतलब साथ में रह के भी अपना अपना काम करना, बिना किसी को इंटरफेयर किए, बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट किए अपना काम करना, बट साथ में मिलके करना, राइट। तो वो एज अ सोसाइटी के रूप में उस वक्त लोग बहुत ज्यादा डेवलप्ड थे, राइट। इवोल्यूशन ऑफ थॉट, अब थॉट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है ना, उनकी ग्रोथ कैसे हुई। Upanishads, a group of texts that built upon Vedic concepts and introduced new philosophical ideas. फिर उपनिषद्स आए, ठीक है ना। उपनिषद्स भी बेसिकली अ ग्रुप ऑफ टेक्स्ट होते हैं जो वैदिक कंसेप्ट के ऊपर ही निर्भर होते हैं, एंड दे इंट्रोड्यूस द न्यू फिलोसॉफिकल आइडियाज, ठीक है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा, ठीक है, समय आगे बढ़ने लगा, नए नए चीजें डेवलप होने लगी, इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, तो वैदिक कल्चर को लेके ही, वेद के ज्ञान को ही लेकर उपनिषद्स बने, जिनसे नए नए फिलोसफीज और नए नए आइडियाज निकलकर सामने आए, ठीक है। जैसे कि यज्ञ किया जाता था, डेली रिचुअल्स या ऑफरिंग्स फॉर वेल बीइंग, ठीक है ना, लोगों की अच्छी कामना के लिए यज्ञ वगैरह करना, ठीक है ना, ये एक डेली रूटीन का पार्ट था। जो पुराने ऋषि मुनि हैं, अपन ने देखा है ना, आपने देखा होगा मूवीज के अंदर कि वो यज्ञ वगैरह किया करते थे, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या किया करते थे? वो ईश्वर से प्रे किया करते थे, ठीक है, उनको ऑफर किया करते थे कि हम सब जगह सुख शांति
बनी रहे, राइट। ओवर द टाइम दीज थिंग्स आर चेंजेस into Upanishads and Upanishads are the deep philosophical questions। अब Upanishads के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत ही ज्यादा डीप था, ठीक है। वहां मतलब आ जाता है कर्म का, ठीक है। कर्म का मतलब कि आप क्या काम कर रहे हो, ठीक है। आप इस वर्ल्ड के अंदर आए हो, आपने जिस तरह से कर्म किए हैं, आपने जिस तरह से काम किए हैं, वैसे ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। एक्शंस एंड देयर रिजल्ट, ठीक है। कहा जाता है ना ये अपना कर्म भोगेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, आपने अच्छे काम किए हैं, आप लोगों के प्रति अच्छा रहे हैं, तो आपको रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा, ठीक है। आपके साथ भी फिर अच्छा ही होगा। पर अगर आपने कर्म ही खराब किए, ठीक है ना, मतलब आपने किसी के साथ में गलत ही किया है, तो फिर आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता, नहीं हो सकता, राइट। तो जो इंसान, उपनिषद्स वाली जो फिलॉसफी थी ये कहा करती थी कि कर्मा बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप जैसे एक्शंस, जैसे आप कर्म करेंगे, आपको वही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा तो रिजल्ट भी अच्छा, और कर्म खराब तो रिजल्ट भी खराब होगा, राइट। एंड द रीबर्थ, टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। तो उपनिषद्स के अंदर एक फिलॉसफी और आती है जिसके अंदर रीबर्थ की बात कही जाती है। रीबर्थ का मतलब क्या हुआ कि जो शरीर है, ठीक है ना, जो बॉडी है, तो डेथ तो डेफिनेट है, मतलब होनी ही है, ठीक है ना। डेथ तो होगी, बट जो आपकी आत्मा है, जो आपका इनर सोल है, राइट, वो कभी नहीं मरता, ठीक है ना। वो पुनर्जन्म लेता है। रीबर्थ का मतलब है टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन, नया जन्म लेगा। तो उसी तरीके से कर्मा, कर्मा और रीबर्थ को तभी जोड़ा गया है कि अगर सपोज करो आपने अच्छे कर्म किए हैं, तो आगे आपकी आत्मा जो भी आगे जिस भी नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट जहां भी वो जाएगी, वहां उसको रिजल्ट्स भी अच्छे मिले, ठीक है ना। तो रीबर्थ इज बेसिकली कि आदमी की डेथ हो जाती है, बट जो उनका इनर सोल है उसकी डेथ कभी नहीं होती, वो बार बार पुनर्जन्म लेती है, ठीक है। टेकिंग बर्थ अगेन एंड अगेन। नाउ द फिलोसफी ऑफ वेदांता, ठीक है ना। वेदांता का मतलब क्या होता है बेसिकली? वेदांत का मतलब होता है एक तरह से कि जब आप वेदों की एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे रीच कर जाते हो, जब आपको वेदों का एकदम प्रॉपर जो पूरा नॉलेज होता है वो आप गेन कर लेते हो, दैट इज वेदांता। कई जगह इसको एंड ऑफ वेदास भी बोलते हैं, ठीक है। वेदांता को एंड ऑफ वेदास भी बोला जाता है। तो वेदांता को अपन एंड ऑफ वेद तो नहीं हो सकता, वेदों का तो अंत नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये है कि जब वेद के जो वेदों का जो ज्ञान है, आप उसके एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाओ, राइट, आप सब ज्ञान ग्रहण कर लो, दैट इज योर वेदांता। ना वेदांता के अंदर वेदांता की जो फिलॉसफी है वो क्या कहती है? ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड क्या होता है आपका? यूनिवर्स, द वन डिवाइन एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड द यूनिवर्स। तो जो ब्रह्मांड है, ठीक है ना, वो एक डिवाइन एसेंस है पूरे ह्यूमन लाइफ का, नेचर का, सभी सभी एक ब्रह्मांड का, सभी एक यूनिवर्स का हिस्सा है, ठीक है। आत्मा, आत्मा इज बेसिकली द डिवाइन एसेंस, अपनी जो इनर सोल है, ठीक है, जो हर इंसान, हर लिविंग बीइंग के अंदर है, राइट। द डिवाइन एसेंस रिसाइडिंग इनसाइड एवरी बीइंग, हर इंसान, हर जानवर, ठीक है, हर लिविंग थिंग के अंदर आत्मा है जो उसके अंदर रह रही है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। अपन यहाँ कह सकते हैं कि आत्मा किसका हिस्सा है? ब्रह्मांड का, ठीक है, यूनिवर्स का हिस्सा है आत्मा। आत्मा इज आर इनर सोल, ठीक है ना। तो दे बोथ आर कनेक्टेड एंड दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है ना। अगर आप किसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ठीक है ना, तो जो आत्मा है वो भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ब्रह्मांड एंड द आत्मा ये एक ही है, ठीक है। अगर जो आत्मा है वो पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है, इसका मतलब हर जो लिविंग बीइंग है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नाउ गोल ऑफ योगा टू अचीव रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मांड इन वन कॉन्शियसनेस। तो जो पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, ठीक है, जो पहले के महान संत हुआ करते थे, वो क्या करते थे? योग किया करते थे, ठीक है। योग करने का मतलब ही उनका ये होता था कि वो अपने इनर सोल को, ठीक है ना, अपनी आत्मा को
ब्रह्मांड के रूप में एक्टिव करें, ठीक है ना। मतलब उनका मानना ये था कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब हमसे कनेक्टेड, ठीक है। तो टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्मांड इन वंस कॉन्शियसनेस, तो अपने आप को, ठीक है ना, इस ब्रह्मांड का हिस्सा समझना, वो ही योग करने की इंपॉर्टेंस थी। योग इसीलिए किया जाता था कि जो ऋषि मुनि हैं उन्हें इनर पीस की प्राप्ति हो सके, ठीक है, उनको इनर पीस मिल सके, उनको ये सेल्फ रियलाइजेशन हो कि सभी जो है वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। अहम ब्रह्मास्मि तत् त्वम असि सर्वे भवन्तु सुखिने। तो बेसिकली ये महाकाव्य आपको दे रखे हैं 3। अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना, आई एम डिवाइन, मतलब मैं एक डिवाइन हूं, मैं एक यूनिवर्स हूं, मैं एक इनर सोल हूं, मैं एक प्योर आत्मा हूं, ठीक है ना। आई एम डिवाइन, तत्त्वम असि, यू आर दैट, मतलब आप भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है। मैं भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हूं, आप भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, यू आर दैट। सर्वे भवन्तु सुखिने, मे ऑल क्रिएचर्स लिविंग हैप्पीली। सर्वे भवन्तु सुखिने मतलब हर, ठीक है ना, हर इंसान, हर लिविंग बीइंग जो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर है, उन्हीं सभी को जो ईश्वर है वो खुश खुश रखे। सर्वे भवन्तु सुखिने, सभी को पीस की, शांति की प्राप्ति, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेदांता की फिलॉसफी है, जो ऋषि मुनि है, जो एक हाईएस्ट पॉइंट जब वो अचीव कर लेते थे, हाईएस्ट पॉइंट अचीव करने का मतलब क्या हो गया कि उनको पता चल गया है कि हमारा जो इनर सोल है, जो हमारी आत्मा है, ठीक है, वो इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। हम सभी उस आत्मा से रिलेट करते हैं, और चाहे कोई और हो, ठीक है, चाहे हम हो, सभी के सभी रिलाय या डिपेंडेंट ऑन दैट यूनिवर्स, ठीक है। तो उस यूनिवर्स के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी को खुश रखा जाए, यही वहां उस वक्त के ऋषि मुनि या फिर उन वेदों का ज्ञान था, ठीक है ना। जो एट द एंड ऑफ द डे जो लोग ये अचीव कर लेते थे, या जिनको वेदों का पूरी तरीके से ज्ञान हो गया था, वो यही हो गया था, राइट। ओके, बेसिकली इस पार्ट के अंदर अपन ने क्या पढ़ा, इस पर्टिकुलर पार्ट में अपन ने यही पढ़ा कि वेद क्या होते हैं, ठीक है ना। वेदों की को वेदों के ज्ञान की प्राप्ति किस तरह से होती है, ब्रह्मांड क्या है, ठीक है, इसी सब चीजों के बारे में अपन ने इस पार्ट में पढ़ा। एंड अबाउट अदर रिलीजन्स, ठीक है ना, हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़े, राइट। ओके, थैंक यू।